केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इस तरह का मामला खड़ा करके ये लोग हमारी समस्याएं समाधान ना हो इसके लिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ। आज दोबारा इस देश को विभाजन के हालात में पहुंचाने के लिए आरएसएस के लोग जिम्मेदार है। असली बात मुस्लिम विरोध नहीं है, असली बात एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गुमराह करके मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना है। मैंने इस इस्तेमाल को रोक लगाया भारत में जी। अब मुसलमानों और क्रिश्चियनों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल जो है आने वाले 10 साल में 100% बंद कर दूंगा। 6 नवंबर को रजिस्टर किए हुए 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसकी मुख्य मांग होगी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और आरएसएस आतंकवादी संगठन है, आरएसएस दहशतवादी संगठन है। आरएसएस के लोगों को अजमेर बम ब्लास्ट में आजीवन कारावास हुआ। पीएफआई के लोगों के विरोध में ये कहते हैं कि सबूत है, मगर पीएफआई के लोगों के पास किसी प्रकार का सबूत है इसका कोई टीवी में रिकॉर्ड आया नहीं है। तो हम लोग डरे हुए नहीं मान्यवर, वो लोग डरे हुए हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग डरे हुए नहीं है, वो लोग डरे हुए हैं और ना हम डरने वाले हैं। हमारे पुरखों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को 500 लोगों ने मारा था। हमारा तो इतिहास है, रिकॉर्ड है हमारे पुरखों का जी। उन्हीं लोगों का खून है हमारे अंदर, हम डरने वाले नहीं हैं जी। क्योंकि नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर जरूर है, मगर वो हेडक्वार्टर के चारों दिशाओं में मेरे जाति बिरादरी के 10-20 लाख लोग रहते हैं। डबल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आरएसएस हेडक्वार्टर के पास से जो तस्वीरें लगातार सामने आई, उस पर तमाम तरह की बातें गोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दिया और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से कुछ हिंसक प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब मौजूद हैं। सर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो कदम उठाया गया खासतौर पर आरएसएस हेडक्वार्टर घेराव का, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि लगातार जो है आरएसएस संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई देता है। आंदोलन क्यों किया गया? तो हमको हरियाणा में आप जानते ही हैं बीजेपी की सरकार है जी, और वहां हम लोग कार्यक्रम करना चाहते थे रोहतक में जी। तो वहां पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने उस कार्यक्रम को करने के लिए रोकने की कोशिश की। तो हरियाणा की सरकार ने उस गुंडागर्दी करने वाले लोगों का साथ सहयोग दिया जी, और हमें कार्यक्रम करने के लिए मना किया जी। हमारे जो हॉल बुक थे, वो हॉल के जो मालिक है या मैनेजर है, उन लोगों को धमकाने का प्रयास किया और दोनों बार हॉल भी रद्द किए गए जी। ये सरकार के द्वारा ऐसा हुआ जी। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि ये तो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी का और किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संगठन का संचालन करने का, प्रचार प्रसार करने का जो मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। इसका हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए था सरकार को। जो सरकार संविधान की शपथ लेकर आई हुई है, संविधान पर अमल करेंगे ये कहकर आई हुई है, और आई हुई संविधान की शपथ लेकर आई हुई सरकार संविधान के ही विरोध में काम कर रही है जी। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हमें एक से ज्यादा राज्यों में ऐसा हुआ, यानी कई राज्यों में उनके द्वारा ऐसा काम किया गया जी। जब कई राज्यों में ऐसा काम किया गया तो हमने ये सोचा कि ये जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आरएसएस के द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं, तो इसका माई बाप जो है आरएसएस है। तो इन बच्चों को जो बदमाशी और संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, ये काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, आरएसएस का ट्रेनिंग ही उनको ऐसा है जी।
तो क्यों नहीं कि ऐसा ट्रेनिंग देने वाला जो संगठन है आरएसएस, इनका जो माए बाप संगठन है, क्यों नहीं इनको ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। तो ये हमने सोचकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का हमने निर्णय किया जी, ये उसकी असली वजह है जी। क्योंकि सर लगातार ये देखा गया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहीं भी कोई प्रोटेस्ट करना होता है तो आसानी से इजाजत मिल जाती है, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई प्रोटेस्ट या एहतजाज करना चाहते हैं तो ये हवाला दे दिया जाता है कि साहब देखिए कि जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है, इसी वजह से हम इजाजत नहीं दे सकते। भारत मुक्ति मोर्चा के लिए लेकर के भी यही बातें कही जा रही थी कि हम पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए जो है प्रोग्राम रद्द करने के लिए हमने नोटिस दिया था। और जब आपका डिटेन किया गया तब भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हमने नोटिस जारी किया था इस चीज को लेकर के। वो पूरी सच्चाई क्या है? क्योंकि एक तरफ ये भी जो मनुवादी मीडिया है वो ये बताता रहा कि कुछ हिंसक झड़पें भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई, इसलिए पुलिस को सख्ती से कदम उठाने पड़े। सबसे पहले तो हम लोगों ने अनुमति लेकर ये आंदोलन करने का निर्णय किया, तो पुलिस ने इसी तरह के बहाने बनाकर हमको उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया जी। और इससे हिंसा हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसको आधार बनाकर तो हमने हाईकोर्ट में केस दायर किया और उसमें हलफनामा दाखिल किया कि हम केवल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, विरोध दर्ज करना चाहते हैं और हम लोग विरोध दर्ज करने के लिए ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना चाहते हैं और हमने इसके लिए ये शांतिपूर्ण संविधान और कानून के दायरे में रहकर होगा ऐसा हलफनामा भी दाखिल किया हाई कोर्ट में। मगर इन लोगों ने कोर्ट में एक गुप्त लिफाफा दिया जज को और वो लिफाफा देने के पहले जो जज है वो इस बात के समर्थन में थे और इस बात के समर्थन में होने की बड़ी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बार ये कहा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए हाई कोर्ट के जज भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत वो अपना काम कर रहे थे, उनका कोई गलती नहीं थी, बराबर कर रहे थे। मगर जो आरएसएस के द्वारा वहां पुलिस का जो बाकायदा एक वकील रखा हुआ होता है उसके बजाय दूसरा वकील लगाया गया जी, जिसका संबंध वहां के लोग कहते हैं कि उनके बाप दादा से आरएसएस के साथ है जी। और आरएसएस के बहुत सारे वकीलों की टीम वहां बैठी भी थी उनके सपोर्ट में जी। मतलब एडवोकेट मनोहर जो है वो उनके बाप दादा के समय से आरएसएस के साथ लगे हुए हैं जी। ऐसा नागपुर के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी है। तो उन्होंने एक गुप्त लिफाफा जो है हाई कोर्ट के जज के सामने रखा जी। और वो गुप्त लिफाफा जब आया तो हमारे वकील फिरदौस मुर्जा ने ये कहा कि इस गुप्त लिफाफे में क्या लिखा हुआ है ये जानने का मुझे अधिकार है। तो जज साहब ने कहा कि मैं 10 मिनट का इसको एडजॉर्न करता हूं और उसके बाद मैं आकर आपकी बात सुनता हूं, ऐसा इशारे से उन्होंने कहा। और वो अपने चेंबर में गए और चेंबर में जाने के बाद 10 मिनट के दौरान वो वापस आए और आते ही हमारी जो पिटीशन थी वो उन्होंने रद्द करने का ऐलान किया। यानी हमारा ये ओपिनियन बना कि वो गुप्त लिफाफे में धमकी देने का या किसी ऐसी तरह का गलत जानकारी देने का या गुमराह करने का काम किया गया होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसके आधार पर हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 4 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हाई कोर्ट के विरोध में, जजमेंट के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गए और जब मामला विचाराधीन रहा तो पुलिस वालों ने मुझे नोटिस दिए बगैर घर में घुसने का पुलिस को अधिकार नहीं है। इस तरह का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। इंक्रोचमेंट का
मतलब कानून का उल्लंघन हो जाता है, इंक्रोचमेंट हो जाता है किसी दूसरे के घर में अगर ऐसा करते हैं। उस बात का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए पुलिस के लोग घुसे पीके मेश्राम के घर में, और उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से उठाकर लेके गए। तो पुलिस कमिश्नर ने लोक सत्ता जो मराठी का पेपर है उनको कहा कि हमने वामन मेश्राम को नोटिस देकर अरेस्ट किया है, जबकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है कि मैं बार बार मांग कर रहा हूं, मुझे आप डिटेन करना चाहते तो मुझे नोटिस दे दो, बार बार वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। जी जी मगर पुलिस ने मुझे किसी प्रकार का कोई डिटेन करने के लिए नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस का उठा कर लेके गए, और इसका सारा सबूत मेरे पास में है जी। और इस वजह से जब वो लेके गए तो 4 तारीख को हमने 2 निर्णय लिए थे, एक सुप्रीम कोर्ट जाने का, और जब तक सुप्रीम कोर्ट आंदोलन करने के लिए इजाजत नहीं देता है तब तक इस कार्यक्रम को हम स्थगित करेंगे। 6 तारीख को जो लाखों लोग आए हुए हैं उनके बीच में मैं जाऊंगा और इस स्थगित की घोषणा करूंगा, स्थगित करने की घोषणा करूंगा। मगर पुलिस वालों ने 6 तारीख को मुझे मॉर्निंग में ही अरेस्ट कर लिया, तो मुझे वहां लोगों के बीच में जाकर जो स्थगित करने का ऐलान करना था वो मैं कर नहीं पाया। जब ये अरेस्ट करके लेके गए तो हमारे जो आंदोलनकर्ता लोग हैं वो बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, इंदिरा चौक में बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट करने का अभियान शुरू किया। लगभग 45,000 लोगों को अरेस्ट किया, मगर वो आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए प्रेरित करने के बावजूद भी किसी ने कोई हिंसा नहीं की, शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा आंदोलन हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस तरह से पुलिस वालों का ये कहना कि मुझे उन्होंने नोटिस देकर अरेस्ट किया, नहीं, उन्होंने बगैर नोटिस के ही अरेस्ट किया, और फिर लोगों में गुस्सा, बहुत बड़ा गुस्सा पनपा, और गुस्सा पनपने की वजह से और पुलिस लोग उनको अरेस्ट करने के लिए विफल होने की वजह से, असफल होने की वजह से इतनी भारी संख्या थी। उसके बाद पुलिस कमिश्नर मुझे सदर पुलिस चौकी में मिलने के लिए आए जी। और 200 कमांडो में बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो पुलिस कमिश्नर बहुत डरे हुए थे, 200 कमांडो को घेरते हुए लेके आए अपने प्रोटेक्शन में, और वो कह रहे थे भी आगे क्या करना है। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे अरेस्ट करके रखा है तो आगे क्या करना है तो आप लोग डिसाइड करो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो यहां बैठा हुआ हूं। तो उनके असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कमिश्नर ने कहा कि वामन मेश्राम को 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करो कि वो मॉब के बीच में जाकर शांति की अपील करे। मैंने कहा आपने मुझे डिटेन करके रखा तो मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकता। तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे शांति की अपील करने का वीडियो बना, मैंने कहा ये कर सकता हूं। तो मैंने शांति की अपील करने वाला वीडियो पुलिस कमिश्नर के कहने पर, जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे उनके कहने पर मैंने किया जी। इसके बावजूद भी हमारे जो लाखों की, कम से कम 2-3 लाख लोग थे, वो जो लोग हैं वो मानने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के सामने कंडीशन रखी कि वामन मेश्राम को पहले अरेस्ट स्थिति से बाहर निकालो, उनको छोड़ दो, छोड़ने के बाद ही आपकी बात हम सुनेंगे। तो मजबूर होकर कमिश्नर को मुझे छोड़ने के लिए असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कहना पड़ा। ये स्थिति है। क्योंकि सर मैं बहुत सारे मीडिया के लोगों ने जो कहा वो गलत बात है। देखो किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, लाखों लोगों के बीच में एक 4 व्हीलर गाड़ी उधर पकड़ी गई रही, मगर उस गाड़ी को ऐसे आदमी ने छुआ तक नहीं जी, यानी किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हुई जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब पुलिस वालों ने कहा आपको जेल में डालेंगे, चल, हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है आप हमें जेल में ले जाओ। तो शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा कार्यक्रम हुआ। पुलिस वालों के कुछ अधिकारी ऐसा कह रहे थे कि ऐसा आंदोलन तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमने कभी नहीं देखा। मैंने हाईकोर्ट में जो लिख कर दिया वो मैंने साबित कर दिया कि हमें शांतिपूर्ण करना है, मगर उन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए जो कुछ भी कहा वो झूठा साबित हो गया जी। हाईकोर्ट के जज को उन्होंने गुमराह किया, वो झूठा साबित हो गया, हिंसा होगी, ये होगा, वो होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। यानी रिकॉर्डेड एविडेंस है, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सर मैं यहाँ ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आरएसएस को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से छेड़ा गया है, गिरफ्तारियां दिखाई गई कि कई हजार कार्यकर्ता जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी गिरफ्तारी दिखाने की कोशिश की गई ताकि जो आगे आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आए। क्या वो प्रोग्राम इसके बाद रुकने वाले हैं या और तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 6 नवंबर का जो बड़ा ऐलान है, हमने ये ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम दोबारा मोर्चा लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां के हाईकोर्ट का जो निर्णय था वो मैं नहीं मानता हूं वो संवैधानिक है। वो गुमराह करके या दबाव डाल करके लिया हुआ निर्णय है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐलानिया पब्लिकली बोल रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में फैसला देना था, तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में फैसला देने का सोचा था, मगर उन लोगों ने दबाव डालकर या गुमराह करके हाईकोर्ट की दिशा बदलने की कोशिश की। इसके बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे आंदोलन करने की इजाजत देती है तो मैं दोबारा मोर्चा लेकर जाऊंगा, एक बात। दूसरी बात, अभी मैंने कुछ दिन के लिए वो मोर्चा स्थगित किया है जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा। जी। दूसरा, उसके पहले मैंने 4 चरणों का दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया जी। कि 14 अक्टूबर को हम सारे देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे, 674 जिलों में, 31 राज्यों में। उसके बाद हम लोग 21 अक्टूबर को हम लोग सारे देश भर में श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम है 31 अक्टूबर को प्रदर्शन रैलियां होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे देश भर में। और चौथा चरण का कार्यक्रम है 6 नवंबर को रजिस्टर किए हुए 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसकी मुख्य मांग होगी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और आरएसएस आतंकवादी संगठन है, आरएसएस दहशतवादी संगठन है। आरएसएस के लोगों को अजमेर बम ब्लास्ट में आजीवन कारावास हुआ। पीएफआई के लोगों के विरोध में ये कहते हैं कि सबूत है, मगर पीएफआई के लोगों के पास किसी प्रकार का सबूत है इसका कोई टीवी में रिकॉर्ड आया नहीं है जी। मगर आरएसएस के कार्यकर्ता को अजमेर बम ब्लास्ट में आजीवन कारावास हुआ, इसके सबूत है हमारे पास, कोर्ट का जजमेंट है। मैं ही नहीं कह रहा हूं आतंकवादी संगठन है, कोर्ट भी इस बात को मानता है। और उसके कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। दूसरी बात, 18 जगह पर 18 सेंटरों पर आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में आरएसएस पर महाराष्ट्र में केसेस चल रहे हैं। उसमें एक केस आरएसएस पर देशद्रोह का मुकदमा भी है जी। मुकदमा बाकायदा चल रहा है। तो हमारी मांग जो है वो मांग ये है कि हम उसको 6 नवंबर को 11 लाख लोग जेल में लेके जाकर हम लोग उसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग करने के लिए हम ऐसा आंदोलन करेंगे। क्योंकि सर ये उस समय पर आपका आगाज जो है आरएसएस के खिलाफ सामने आया है जब देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के बैन की तस्वीरें सामने आई, आरएसएस की बैन की तस्वीरें सामने आने लगी कि आरएसएस को भी बैन किया जाने लगा है। जिस तरीके से रुकावटें नागपुर में डालने की कोशिश की, मेरा सवाल सीधा ये है कि जो डराने की कोशिश की गई है भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, क्या उस डर की वजह से ये प्रोग्राम रुकने वाले हैं, क्या इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे आरएसएस के खिलाफ? हम लोग किसी भी हालत में आरएसएस के लोगों को डरने वाले नहीं है, बल्कि आरएसएस के लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्होंने वहां स्टेट की पुलिस 150 रखी हुई थी सुरक्षा के लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर को। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि इसमें तो वामन मिश्रम के लोग हो सकते हैं, ये सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सीआईएसएफ की सुरक्षा दी। आरएसएस खुद ही सरकार चला रही है तो उनको किसी को लिखने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही सरकार चला रही है जी।
तो उन्होंने सीआईएसएफ की सुरक्षा दी। सीआईएसएफ की सुरक्षा के बाद जब 6 तारीख को हमारा विशाल आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये 150 लोगों से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए 70 कमांडो उन्होंने मांग किया। 70 कमांडो भी रखे हुए हैं। तो हम लोग डरे हुए हैं नहीं मान्यवर, वो लोग डरे हुए हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग डरे हुए नहीं है, वो लोग डरे हुए हैं और ना हम डरने वाले हैं। हमारे पुरखों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को 500 लोगों ने मारा था। हमारा तो इतिहास है, रिकॉर्ड है हमारे पुरखों का जी। मुनि लोगों का खून है हमारे अंदर, हम डरने वाले नहीं हैं जी। क्योंकि नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर जरूर है, मगर वो हेडक्वार्टर के चारों दिशाओं में मेरे जाति बिरादरी के 10-20 लाख रोज रहते हैं। जी। हाँ, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। क्योंकि सर अब ये तस्वीर देखने को मिली है कि मोहन भागवत जी, जिनके बारे में हमारा गोदी मीडिया ये कहता था कि आरएसएस डरता नहीं है, एक बयान सामने आया है जाति को लेकर के आपके उस प्रोटेस्ट के बाद में। तो क्या ये साफ तौर पर समझा जाए कि उस प्रोग्राम का, आपके प्रोटेस्ट का असर इतना हुआ है कि जो जाति पर बात नहीं किया करते थे मोहन भागवत, अब जाति पर बयान देने लगे हैं? वर्ण और जाति के बारे में उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत बड़ा परिवर्तनकारी बयान है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मगर हमारे लोगों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इन लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। हमारा गुस्सा इसके विरोध में है, ये जानकर उन्होंने केवल बयान दिया, ये शांत करने के लिए। मगर हमारे लोग प्रशिक्षित है, गुमराह होने वाले नहीं है जी। हमारा आंदोलन इस तरह के जो बयान है, बयान से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है, मगर ये बयान जरूर हमारे दबाव की वजह से दिया गया है जी। क्योंकि ये हमारे दबाव का नतीजा है जी। क्योंकि सर मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस को लेकर के जो तमाम सबूत सामने आते रहे, आज से पहले जो दम आपने दिखाया कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो आरएसएस हेडक्वार्टर के घेराव की वजह से भी सामने आ सकती है। तो क्या ये माना जाए कि कोई प्रोटेस्ट अगर होगा तो वो आरएसएस के खिलाफ अब छेड़ना जरूरी हो गया है? क्योंकि जगह जगह जो नफरत भरी तस्वीरें आ रही हैं वो इनकी तंजीमों द्वारा आ रही हैं। अमेरिका के लोग भी ये मान चुके हैं, अमेरिका का संसद भी ये कह चुका है कि 60 संगठन जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है इन चीजों को? फिर देखो, आरएसएस के लोग केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये मैं ऐसा मानता हूं छोटा मामला है नफरत फैलाने का मामला। ये नफरत फैलाने का मामला ये इन लोगों का मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटी के खिलाफ है जी, नफरत फैलाने का। मगर उसका असली वजह ये मुस्लिम विरोध या और क्रिश्चियन विरोध का मामला नहीं है। असली बात है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काना, उनके अंदर जाके नफरत फैलाना और उनका जो 74.5% लोग है संख्या में, उनका मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना, गुमराह करके, ये असली एजेंडा है। अब उन्हीं लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला तो अब गुमराह करना मुश्किल हो जाएगा। असली बात समझना जरूरी है। असली बात मुस्लिम विरोध नहीं है, असली बात एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गुमराह करके मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना है और इनकी किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान नहीं करना है। इनका केवल मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना है, क्रिश्चियनों के विरोध में इस्तेमाल करना है। मैंने इस इस्तेमाल को रोक लगाया भारत में जी। अब मुसलमानों और क्रिश्चियनों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल जो है आने वाले 10 साल में 100% बंद कर दूंगा जी। क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों को जगा रहा हूं अपने हक अधिकार के लिए कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान इस तरह का मामला खड़ा करके ये लोग हमारी समस्याएं समाधान ना हो इसके लिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं
कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ। आज दोबारा इस देश को विभाजन के हालात में पहुंचाने के लिए आरएसएस के लोग जिम्मेदार है। देश के अगर कहीं दोबारा टुकड़े हुए तो आरएसएस के लोग जिम्मेदार रहेंगे। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जो दम आपने दिखाया है आरएसएस को लेकर के, उससे पहले ना कोई राजनीतिक पार्टी सामने आई, ना कोई और तंजीम सामने आई कि इसे रोका जा सके। आरएसएस पर बैन लगाना क्यों जरूरी है और किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? और इससे पहले 3 बार बैन लगा और फिर वो वापसी ले लिया गया, किस तरीके से देखें और समझें इसे? इसे 2-3 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो आरएसएस संविधान विरोधी लोगों को भड़काने का काम करता है, संविधान के विरोध में लोगों को भड़काता है कि ये तो विदेशी लोगों के निगरानी में तैयार किया हुआ संगठन है, मतलब संविधान ऐसा कहता है। जबकि 46 में ये चुनाव हुआ, 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इंटरिम गवर्नमेंट के नेतृत्व में चुनाव हुआ और संविधान सभा का चुनाव में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान लिखा। ये बात आरएसएस के लोग भारत के लोगों को बताते नहीं है, गुमराह करते हैं। तो ये संविधान विरोध में लोगों का जनमत बनाने के लिए ऐसा कहते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग आरएसएस के विरोध में प्रतिबंध लगाने की बात करने की एक वजह की संविधान के विरोध में बात करते हैं। हमारा क्या कहना है, आर्टिकल 19 के तहत या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि कोई भी नागरिक जो है, अगर उसको ऐसा लगता है कि संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, आरएसएस को ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। मगर संविधान बदलने का अधिकार जो है, संविधान बदलने के लिए लोगों को तैयार करना, ये संविधान द्रोह है और संविधान द्रोह देशद्रोह है। ये देशद्रोह का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आरएसएस जो है ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, ये अजमेर बम ब्लास्ट के केस से प्रमाणित होता है। दूसरा कारण है इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा कारण ये है कि अभी भी 18 केसेस आतंकवाद के आरएसएस के लोग फेस कर रहे हैं तो इस वजह से हमारा ये मानना है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। हम लोग आने वाले समय में सारे देश भर में इसके लिए आंदोलन करेंगे और मैं देश के समस्त लोगों को, सभी पार्टी और संगठन के जो लोग हैं, उनको आरएसएस के लोगों ने डरा कर रखा हुआ है, सारे देश भर में डर फैलाया हुआ है। ये डर को खत्म करने के लिए हमने ये मोर्चा निकाला।